स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। तो बात है 7 अप्रैल 2021 की। यूएसएस जॉन पॉल जोन्स यानी यूएस नेवी का गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर लक्षद्वीप आइलैंड की कोस्ट के बेहद नजदीक के वाटर्स के थ्रू पास हुआ। ये यूएस नेवी के फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन पर तैनात था। यूएसए का फ्रीडम ऑफ नेविगेशन तो ठीक है, लेकिन यहाँ दिक्कत ये थी कि ये इंडिया के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से होकर गुजरा था। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एक सोवन स्टेट के कोस्टल वाटर्स का वो स्पेशल एरिया होता है जहां वो बिना किसी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस के उसकी मैरीन रिसोर्स को एक्सप्लोर और यूज कर सकता है। यूएस नेवी के शिप का इंडिया के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में एंटर करना इंडिया को पसंद नहीं आया, इसीलिए इंडिया ने इस पर स्ट्रांगली रिस्पॉन्ड किया। इंडिया का कहना था कि UNCLOs यानी यूएन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी के मुताबिक वेपन्स या एक्सप्लोजिव से लेस कोई भी शिप इंडिया की परमिशन के बिना इस पैसेज को यूज नहीं कर सकती है। जाहिर है कि इंडिया का रिएक्शन एकदम सटीक और जायज था, लेकिन अगर हम गौर करें तो यूएस नेवी की एक शिप का इंडियन वाटर्स में ये अनऑथराइज्ड मूवमेंट किसी और चीज की तरफ भी इशारा कर रहा था। वो क्या दोस्तों, असल में इस इंसिडेंट का लक्षद्वीप आइलैंड के एकदम नजदीक में होना इस आर्किपेलागो की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस का संकेत दे रहा था। लक्षद्वीप की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को इस बात से समझा जा सकता है कि दुनिया के कई डिफेंस एक्सपर्ट्स इन आइलैंड को एक अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर बताते हैं। और तो और 2013 में यूएस नेवी के जनरल हेल्बर्ट कार्लसन ने फॉरेन पॉलिसी मैगजीन में इस चीज का प्रूफ देते हुए ये कहा था कि यूएस एयरफोर्स त्रिवेंद्रम में अपना बेस सेटअप करना चाहती है। यानी यूएस इस रीजन में हमेशा से इंटरेस्टेड रहा है। आपको याद होगा कि कुछ समय पहले हमने एक वीडियो में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की बात की थी। वीडियो का टाइटल था द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया। इसमें हमने देखा था कि किस तरह इंडियन गवर्नमेंट इंडिया के स्ट्रेटेजिक वाटर्स में चाइना के एग्रेशन को कंटेन करने के लिए अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को ग्रूम कर रहा है। इसमें हमने इंडिया की अलग अलग स्ट्रेटजीज को डिस्कस करते हुए देखा था कि कैसे ये आइलैंड इंडिया के स्ट्रेटेजिक डिफेंस में क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। लेकिन दोस्तों, जब बात इंडियन ओशन और उसमें चाइना के कंटेनमेंट की होती है तो इंडिया के पास एक और शानदार हथियार मौजूद है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं लक्षद्वीप आइलैंड की। अंडमान एंड निकोबार की ही तरह लक्षद्वीप आइलैंड भी इंडिया के सबसे क्रूशियल स्ट्रेटेजिक एसेट्स में से एक है। फर्क बस इतना है कि अंडमान एंड निकोबार हमारे ईस्ट में मौजूद है तो वहीं लक्षद्वीप हमारे वेस्ट में। लेकिन अपनी इस स्ट्रेटेजिक लोकेशन के कारण ये आइलैंड भी हमारे लिए उतने ही अहम हो जाते हैं। हाल ही में इंडियन गवर्नमेंट ने एक सिग्निफिकेंट डिसीजन लेते हुए लक्षद्वीप के मिनिकॉय आइलैंड में एक एयर स्ट्रिप को डेवलप करने का प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इंडिया अपने इस मास्टर स्ट्रोक से इस रीजन में चाइना और पाकिस्तान के मिस एडवेंचर्स को कंट्रोल कर सकता है। तो दोस्तों, इस प्रोजेक्ट की क्या सिग्निफिकेंस है, ये इंडिया को किस तरह हेल्प करने वाला है, क्या चाइना और पाकिस्तान के थ्रेट के अगेंस्ट ये इंडिया का एक स्ट्रॉन्ग शील्ड बन सकता है? आज की वीडियो में हम आपके लिए इन्हीं सब सवालों को डिकोड करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के GS2 के IR सेक्शन के लिहाज से काफी ज्यादा है। इसके बारे में हम वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, इंटरप्शन के लिए माफी, पर ये कोई ऐड नहीं है। बस आपसे एक ऐसी इंफॉर्मेशन साझा करनी है जिसकी मदद से हम एजुकेशन को अफोर्डेबल बनाने की तरफ एक इम्पॉर्टेंट कदम उठा रहे हैं। स्टडी IQ ने अपना UPSC प्री प्लस मेंस लाइव फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया है, जिसमें आपको सारा का सारा कंटेंट लाइव दिया जाएगा। 900+ आवर्स का लाइव कंटेंट, 1-to-1 मेंटोरशिप, करंट अफेयर्स प्रोग्राम्स, प्रीलिम्स के प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और भी बहुत कुछ, मात्र 18,999 के डिस्काउंटेड प्राइस पर अगर आप AG लाइव कूपन कोड यूज करते हैं। इन बैचेस में क्लासेस की स्टार्टिंग 14 नवंबर इवनिंग 6 PM से हो रही है। इस बैच से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको पिंड कमेंट में मिल जाएंगी। अब आप अपना वीडियो देख सकते हैं, बट डोंट फॉरगेट टू यूज AG लाइव, अदरवाइज यू विल से कि बाकी लोगों को कम रेट्स पे कोर्स मिला है। बाकी सभी अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कर सकते हैं। आइए सबसे पहले इन आइलैंड के बेसिक्स के साथ इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को समझते हैं। दोस्तों, लक्षद्वीप का लिटरल मीनिंग है 1 लाख आइलैंड। ये कई छोटे आइलैंड से मिलकर बना एक बेहद खूबसूरत आर्किपेलागो है। ये मेनलैंड इंडिया की वेस्टर्न कोस्ट से लगभग 400 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। लक्षद्वीप आर्किपेलागो 3 ग्रुप्स में डिवाइडेड है। इसमें नॉर्थ और साउथ ग्रुप 11 डिग्री नॉर्थ के पैरेलल से सेपरेटेड हैं। नॉर्थ ग्रुप में एमिंडवी आइलैंड मौजूद हैं, जबकि सदर्न ग्रुप में लाकेडिव आइलैंड आते हैं। थर्ड ग्रुप यानी मिनिकॉय आइलैंड 9 डिग्री चैनल के सदर्न एंड पर लोकेटेड है। यहाँ 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय को मेन लक्षद्वीप आर्किपेलागो से सेपरेट करता है। आपको बता दें कि 9 डिग्री चैनल से हर मिनट 12 शिप्स पास होती हैं।
जी हाँ दोस्तों, इसीलिए इस चैनल को ग्लोबल शिपिंग रूट की लाइफलाइन भी कहा जाता है। इस चैनल को यूरोप, मिडिल ईस्ट, वेस्टर्न एशिया, साउथ ईस्ट एशिया और फार ईस्ट से आने वाली हर मर्चेंट शिप यूज करती है। ये गल्फ ऑफ एडन और गल्फ ऑफ ओमान से सिंगापुर, मलेशिया और ऑस्ट्रेलिया तक जाने वाले वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सी रूट्स पर पड़ता है। इसलिए ये इंडियन मैरीटाइम एजेंसीज का मेन फोकस बना हुआ है। एक वॉर लाइक सिचुएशन में इंडिया इन रूट को ब्लॉक करके एनिमीज की सप्लाईज को कट कर सकता है। खैर अब आगे बढ़ें तो लक्षद्वीप आर्किपेलागो लगभग 32 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में फैले 36 आइलैंड से मिलकर बना हुआ है, जिसमें से 10 आइलैंड कुल 60,000 लोगों को इनहाबिट करते हैं। इसीलिए ये अरेबियन सी में मौजूद इंडिया की सबसे स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी बन जाती है। हालांकि इसका एरिया मेनलैंड इंडिया के कंपैरिजन में लगभग इनसिग्निफिकेंट है, लेकिन ये इंडिया के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस होल्ड करता है। ये इंडिया को 20,000 स्क्वायर किलोमीटर की टेरिटोरियल सी और 40,000 स्क्वायर किलोमीटर की एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कंट्रीब्यूट करता है। लक्षद्वीप के पास मौजूद लगून्स और स्पेशल इकोनॉमिक जोन में बेहद सिग्निफिकेंट फिशरी और मिनरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं, जो इंडिया के लिए ह्यूज इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस कंटेन करते हैं। और तो और लक्षद्वीप के साउथ में मालदीव्स और फर्दर साउथ में डीगो गार्सिया लोकेटेड है। मालदीव्स अपने अनस्टेबल पास्ट और चाइना के बढ़ते इन्फ्लुएंस के चलते इंडिया का एक बेहद स्ट्रेटेजिक नेबर हो जाता है। जैसा कि हम जानते हैं, मालदीव्स ऑलरेडी चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पल्स पॉलिसी का एक एक्टिव एलिमेंट है। लक्षद्वीप का मालदीव्स की क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होना इंडिया ने एडिशनल कंसर्न के रूप में देखा है। सिक्योरिटी एजेंसीज की माने तो मालदीव्स में बढ़ रहा एक्सट्रीमिज्म इंडिया के ऊपर भी एक बढ़ता थ्रेट पोज करता है। और अगर वेस्ट की ओर चलें तो लक्षद्वीप के वेस्ट में गल्फ ऑफ एडन और सोमालिया पड़ता है। इंडियन ओशन के इस रीजन में मैरीटाइम पायरेट्स का टेरर देखने को मिलता रहा है। लक्षद्वीप आइलैंड की ज्योग्राफी और लोकेशन इनकी वल्नरेबिलिटी का भी कारण बन जाती है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल हमें यहाँ पर प्रिवेलिंग नॉन स्टेट एक्टर्स की टेरर और पायरेसी में देखने को मिल जाता है। स्पेशली 2008 में हुए मुंबई अटैक्स के बाद तो ये चीज और भी क्लियर हो गई है। पिछले कुछ सालों में यहाँ पर पायरेसी के इंसिडेंट्स का बढ़ना इंडिया के सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट में एक नई डायमेंशन ऐड कर देता है। वहीं इन आइलैंड के ईस्ट में मुंबई और कोचीन के नेवल बेसिस और त्रिवेंद्रम में इंडियन एयरफोर्स की सदर्न एयर कमांड मौजूद है। आपको बता दें कि सदर्न एयर कमांड को इस रीजन में इफेक्टिव मिलिट्री ओवरसाइट रखने के लिए 1984 में तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी ने इनॉग्रेट किया था, लेकिन त्रिवेंद्रम में एयरबेस के आइडिया को कई स्ट्रॉन्ग ग्रुप्स ने रेजिस्ट किया। इसीलिए इसकी कमांड तो त्रिवेंद्रम में रही, लेकिन मेन एयरबेस मेनलैंड में और अंदर शिफ्ट होते हुए तमिलनाडु के सुलूर में स्टैब्लिश किया गया। इससे अरेबियन सी में इस कमांड के कॉम्बैट की रीच रिस्ट्रिक्ट हो गई। इसके अलावा आपको बता दें कि आज की वेस्टर्न सी बोर्ड में भी हमें हैवी स्मगलिंग देखने को मिलती है। लक्षद्वीप के अनइनहैबिटेड आइलैंड से स्मॉलर बोट्स कोस्ट के अलोंग नॉर्थ केरला से कर्नाटका तक ड्रग्स और आर्म्स स्मगल करती हैं। तो दोस्तों, इस सब से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन आइलैंड पर इंडिया का एक्टिव कंट्रोल कितना ज्यादा जरूरी है। लेकिन सबके बावजूद काफी लंबे समय तक इंडियन एस्टैब्लिशमेंट ने इनकी स्ट्रेटेजिक पोटेंशियल को रियलाइज नहीं किया। इंडिया में कोस्टल सिक्योरिटी को क्लोज अटेंशन 26/11 मुंबई टेरर अटैक के बाद ही दिया गया है। असल में इस अटैक में टेररिस्ट ने पाकिस्तान से इसी रूट को यूज करते हुए मुंबई पर अटैक किया था। इस अटैक के बाद ये बात साफ हो गई कि अगर लक्षद्वीप को सिक्योर नहीं रखा गया तो उस पर और साथ ही मेनलैंड इंडिया पर इस रूट से आने वाले टेरर अटैक्स का खतरा बना रहेगा। कई इंटेलिजेंस एजेंसीज ने तो ये भी वार्न किया कि पाकिस्तान बेस्ड टेरर आउटफिट लश्कर तैयबा लक्षद्वीप के अनइनहैबिटेड आइलैंड को बेस बनाकर मेनलैंड इंडिया को अटैक कर सकता है। खैर, इन अटैक्स के बाद फाइनली लक्षद्वीप में इंडिया के डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करने का सिलसिला जारी है। उदाहरण के लिए 2010 में तत्कालीन डिफेंस मिनिस्टर ए.के. एंटोनी ने कवराती और मिनिकॉय में इंडिया के कोस्टल गार्ड स्टेशंस कमीशन किए, जिससे इंडियन कोस्ट गार्ड की प्रेजेंस को सिग्निफिकेंट बूस्ट मिला। वहीं 2012 में डॉक्टर मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट ने लक्षद्वीप की कैपिटल करावती में इंडिया का पहला नेवल बेस INS द्वीप प्रकाश कमीशन किया। उसी साल एनरॉथ में एक और कोस्ट गार्ड स्टेशन स्टैब्लिश किया गया। 2016 में एनरॉथ आइलैंड में एक नेवल डिटैचमेंट भी कमीशन किया गया। सर्विलेंस के अलावा ये डिटैचमेंट्स ऑब्जर्वर और रिपोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशंस का काम भी करती हैं। और तो और आज यहाँ पर एक फुली ऑपरेशनल नेवल बेस बनाने की भी बात चल रही है। लक्षद्वीप में एक फुल फ्लेज्ड नेवल बेस इंडिया को अपने इन स्ट्रेटेजिक वाटर्स में इफेक्टिव पुलिसिंग के जरिए पायरेसी और आर्म्स स्मगलिंग जैसे थ्रेट्स को काउंटर करने में मदद करेगा। साथ ही साथ ये इंडिया को ईस्ट इंडियन ओशन रीजन में उसके दो सबसे बड़े एडवर्सरीज यानी पाकिस्तान और चाइना की गतिविधियों पर बेहतर तरीके से नजर रखने में भी हेल्प करेगा। यानी यहाँ पर मौजूद नेवल आउटपोस्ट को एक फुली फ्लेज्ड
ऑपरेशनल बेस बनाने का इंडिया का ये प्लान इस रीजन में उसकी पावर प्रोडक्शन को तो एनहांस करेगा ही, लेकिन साथ ही साथ ये पाकिस्तान, मॉरिशस, सेशल्स और मालदीव्स के रिस्पेक्ट में इंडिया की सी डिनाइल और बाकी की स्ट्रेटजीज और कैपेबिलिटीज को भी एनहांस करेगा। जैसा कि हम जानते हैं, आज चाइना श्रीलंका में एक की पोर्ट डेवलप कर रहा है जो इंडिया से लगभग 300 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके अलावा वो मालदीव्स के कई आइलैंड को कंट्रोल करने के साथ साथ वहां पर भी एक एयरपोर्ट बिल्ड कर रहा है। ऐसे में लक्षद्वीप पर इस फैसिलिटी को डेवलप करना इंडिया के लिए एक नेसेसिटी बन चुका है। लक्षद्वीप की डिफेंस कैपेबिलिटीज को इंप्रूव करने के लिए भी मल्टीपल इंपॉर्टेंट स्टेप्स परस्यू किए जा रहे हैं। उदाहरण के लिए इंडियन नेवी अगाती एयर स्ट्रिप की लेंथ को 1000 मीटर से बढ़ाकर 3200 मीटर करने की मांग कर रही है। इससे यहाँ पर लार्जर एयरक्राफ्ट्स को भी अकोमोडेट किया जा सकेगा। एक लॉन्गर रनवे की मदद से इंडियन नेवी के बोइंग P-8I पोसाइडन लॉन्ग रेंज मैरीटाइम रिकॉनिशंस एयरक्राफ्ट और स्क्वाड्रन INAS 312 या एल्बेट्रॉस जो अभी तक तमिलनाडु के अराकोनम में मौजूद INS रजाली पर स्टेशन हैं, उनको भी यहाँ अकोमोडेट किया जा सकता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि यदि P-8I अगाती से टेक ऑफ करता है तो इंडियन ओशन रीजन में इंडिया की आर्म्स और भी ज्यादा एक्सटेंड हो जाएंगी। यहाँ से साउथ अफ्रीका जैसे फार लोकेटेड पॉइंट्स को भी टच किया जा सकता है। यानी इन आइलैंड पर बनने वाले फॉरवर्ड बेसेस एयरक्राफ्ट्स को एक एक्सटेंडेड कॉम्बैट रेडियस प्रोवाइड करेंगे जो किसी भी इमरजेंसी की सिचुएशन में इंडिया के लिए एक वरदान का काम कर सकते हैं। आज की तारीख में लक्षद्वीप को कोची में मौजूद सदर्न नेवल कमांड से ऑपरेट किया जाता है, लेकिन एक बार कर्नाटका के करवाई में कारवार नेवल बेस पूरी तरह से एक्टिव हो जाता है तो इस पूरे आर्किपेलागो को वहीं से हैंडल किया जाएगा। आपको बता दें कि कारवार प्रोजेक्ट का फेज 2 जो सुएज कैनाल के ईस्ट में सबसे बड़ा और सिग्निफिकेंट नेवल बेस है वो नेक्स्ट ईयर के एंड तक कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा जैसा कि हम जानते हैं, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की ही तरह लक्षद्वीप में भी गुड इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं मिलती है, लेकिन 2020 में गवर्नमेंट ने अंडमान में स्मूथ इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए उसको सबमरीन केबल से लिंक किया। उसी तरह आज इंडियन गवर्नमेंट लक्षद्वीप के लिए भी एक सिमिलर केबल पर काम कर रही है। इसके अलावा अगर टूरिज्म के पर्सपेक्टिव से देखें तो अभी तक यहाँ पर आने वाले फॉरेन टूरिस्ट को पहले मेनलैंड आना होता था, यहाँ आकर खुद को रजिस्टर करना होता था और वो फिर इन आइलैंड को विजिट कर पाते थे। लेकिन कोरोना वायरस पैंडेमिक से कुछ ही समय पहले गवर्नमेंट ने अंडमान के लिए इस रूल को स्क्रैप कर दिया। अब फॉरेन टूरिस्ट डायरेक्टली इन आइलैंड को एक्सेस कर सकते हैं। सोर्सेस की माने तो इंडियन गवर्नमेंट लक्षद्वीप के लिए भी ऐसे ही अरेंजमेंट्स इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रही है। तो दोस्तों, अभी हमने लक्षद्वीप आइलैंड की स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस और वल्नरेबिलिटीज को समझते हुए यहाँ पर स्टार्ट किए गए नेवल प्रोजेक्ट्स की बात की, लेकिन दोस्तों इस रीजन की सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए कोस्ट गार्ड और नेवल फोर्सेस एक्टिव एयर सपोर्ट के बिना ऑपरेट नहीं कर पाएंगी। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने यहाँ पर एक एयर स्ट्रिप को डेवलप करने का प्रोजेक्ट किक स्टार्ट किया है। दोस्तों वही प्रोजेक्ट है जिसके बारे में हमने शुरू में बात की थी। उस प्रोजेक्ट को अनाउंस हुए कई साल बीत चुके हैं, लेकिन आज लगभग 12 साल बाद इसको फाइनली इंप्लीमेंट करने की बात की गई है। इस प्रोजेक्ट के तहत इंडियन गवर्नमेंट मिनिकॉय पर एक 2500 मीटर लॉन्ग एयर स्ट्रिप बनाने की बात कर रही है। ये इंडिया के इंटरनेशनल बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करने, इस रीजन में इंडिया की पोजीशन को स्ट्रेंथन करने और साथ ही साथ आइलैंड की टूरिज्म रिलेटेड इकोनॉमी को बूस्ट करने में सिग्निफिकेंट रोल प्ले करेगा। इसको लक्षद्वीप आइलैंड के अंदर और उसके आसपास के स्ट्रेटेजिक रीजन में एयर सर्विलेंस करने के लिए बनाया जाएगा। इस एयरपोर्ट को बिल्ड करने का आइडिया 26/11 मुंबई टेरर अटैक्स के बाद ही ओरिजिनेट हो गया था। सबसे पहले 2012 में कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट ने लक्षद्वीप आइलैंड में एक कोस्ट गार्ड एयरपोर्ट बनाने का एश्योरेंस दिया था, लेकिन फिर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और डिफेंस मिनिस्ट्री ने यहाँ किसी भी तरह के सिविलियन या मिलिट्री एयरपोर्ट प्रोजेक्ट्स को परस्यू करने से मना करती रही। इस बीच बहुत से डेलीगेशंस इस प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूशन के लिए यहाँ पर विजिट करते रहे, लेकिन कभी लैंड एक्विजिशन से रिलेटेड कोई इशू होता था तो कभी कॉस्ट से, कभी इन्वायरमेंट हार्म से, तो कभी लॉजिस्टिक्स से, और इन सब ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स की वजह से ये प्रोजेक्ट इतने सालों से यूं ही बीच में अटका रहा। लेकिन अब फाइनली इसके एग्जीक्यूशन की तैयारी हो रही है। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि इंडियन नेवी और कोस्ट गार्ड की वर्किंग को सपोर्ट करने के साथ साथ अरेबियन सी, गल्फ ऑफ ओमान और द गल्फ ऑफ एडन में इंडियन एयरफोर्स की आउटरीच को भी इंप्लीमेंट करेगा। ये लक्षद्वीप एयरपोर्ट श्रीनगर के एयरपोर्ट के जैसा ही होगा, जहां पर कमर्शियल एयरक्राफ्ट का मूवमेंट लिमिटेड होगा और उसको इंडियन एयरफोर्स के द्वारा ओन किया जाएगा। इससे इंडियन कोस्ट गार्ड इस रीजन में अपनी पेट्रोलिंग को भी इंक्रीज कर पाएंगी। उदाहरण के लिए कोस्ट गार्ड फोर्सेस इस रीजन में होने वाले सस्पिशियस मूवमेंट को आइडेंटिफाई और टैकल करने में चॉपर्स का यूज कर पाएंगी। इसके अलावा न्यू एयरपोर्ट के थ्रू यहाँ आने वाले टूरिस्ट हैसल फ्री ट्रैवल एंजॉय कर पाएंगे। इसके बाद उनको फ्लाइट टिकट्स और अकोमोडेशन के हाई चार्जेस से राहत मिल पाएगी। यानी कुल मिलाकर
ये प्रोजेक्ट इंडिया की कोस्टल सिक्योरिटी के साथ साथ इसके कोस्टल टूरिज्म के लिए भी सबसे क्रूशियल स्टेप रहेगा। तो इस समय इंडिया की गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इसके एग्जीक्यूशन से हर पॉसिबल तरह के रेड टेप और पॉलिसी इनकंसिस्टेंसीज को हटाकर इंडिया की लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी प्रिपेयर्डनेस की ओर आगे बढ़ते रहे। तो दोस्तों, ये थी बात लक्षद्वीप आइलैंड की। आपका इस मुद्दे को लेकर क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जैसा कि हमने वीडियो के पहले भाग में बताया था कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के लिहाज से काफी ज्यादा है, तो इस इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। एंड द क्वेश्चन इज, इंडिया नेवीज स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इन द लक्षद्वीप विल बी एन एंटीडोट टू चाइना's string of pearls strategy in Indian Ocean. Discuss. And with this question, my friends, that's it for the video. I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ साझा करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।